हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। एग्ज़ाम पथ पे आप लोगों का स्वागत है। तो दोस्तों, आप लोग कैसे हैं? आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे और आप लोगों की तैयारी भी आप अच्छी चल रही होगी। तो दोस्तों, आज मैं आप लोगों के लिए यह लास्ट क्लास लेकर आया हूँ क्योंकि आपका एग्ज़ाम कल है। तो मैंने सोचा कि चलो एक और क्लास ले लेता हूँ, हो सकता है आप लोगों को यह क्लास बहुत ही एग्ज़ाम के लिए हेल्पफुल हो, इसलिए मैं लेकर आ गया हूँ। तो इसमें टोटल आपको 50 क्वेश्चन मिलेंगे। 20 अकाउंट के, 20 यूपी जीके के और 10 आपके कंप्यूटर के, जो आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखना और अपने उन दोस्तों को भी शेयर कर दें जो इसका एग्ज़ाम देने जा रहे हैं। तो चलिए ज़्यादा समय न गंवाते हुए क्वेश्चनों को फटाफट कर लेते हैं। पहला क्वेश्चन है, बिल में बट्टाकरण का क्या मतलब है? बिल में बट्टाकरण का क्या मतलब है? ऑप्शन ए, यह बैंक से नियत तारीख से पहले की तारीख में बिल राशि प्राप्त करने की प्रक्रिया को संदर्भित करता है। ऑप्शन बी, यह बिल के स्वामित्व को किसी के पक्ष में स्थानांतरित करने की प्रक्रिया को संदर्भित करता है। ऑप्शन सी, यह वह तिथि है जिस पर बिल का भुगतान बकाया है। यह 3 दिनों के अनुग्रह को जोड़कर आता है। या ऑप्शन डी, इनमें से कोई नहीं। तो बिल में बट्टाकरण का मतलब है कि यह बैंक से नियत तारीख से पहले की तारीख में बिल राशि प्राप्त करने की प्रक्रिया को संदर्भित करता है। तो कौन सा ऑप्शन सही है? ऑप्शन ए, फर्स्ट का ए सही है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा संगठन भुगतान और निपटान प्रणाली अधिनियम 2007 के तहत स्थापित किया गया था? ऑप्शन ए, सेबी, आरबीआई, एनपीसीआई या फिर नाबार्ड। तो पूछ रहा है कि कौन सा संगठन भुगतान और निपटान प्रणाली अधिनियम 2007 के तहत स्थापित किया गया था। तो वह एनपीसीआई था। क्या था? एनपीसीआई था, जो भुगतान और निपटान प्रणाली अधिनियम 2007 के तहत स्थापित किया गया था। तो 2 का सी सही है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन है, किसने अपने डिजिटल भुगतान को संभालने के लिए घरेलू भुगतान कंपनी पेटीएम को नियुक्त किया है? एसबीआई ऑफ इंश्योरेंस, भारतीय जीवन बीमा निगम, राष्ट्रीय सामान्य बीमा या फिर न्यू इंडिया इंश्योरेंस सामान्य बीमा। तो क्वेश्चन कह रहा है कि किसने अपने डिजिटल भुगतान को संभालने के लिए घरेलू भुगतान कंपनी पेटीएम को नियुक्त किया? तो भारतीय जीवन बीमा ने इसको नियुक्त किया, एलआईसी ने इसको नियुक्त किया। ऑप्शन बी सही है। 3 का बी सही है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन है, यूपीआई किसकी एक पहल है? आरबीआई की, सेबी की, आईआरडीए की या फिर एनपीसीआई की। तो यूपीआई पूछ रहा है कि किसकी एक पहल है। तो यह पहल एनपीसीआई की है। किसकी है? एनपीसीआई की। ऑप्शन डी सही है। 4 का डी सही है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन है, भारतीय बैंकिंग लेन देन के संबंध में एनईएफटी का क्या अर्थ है? ऑप्शन ए, नेशनल एक्सचेंज ऑफ फंड्स ट्रांसफ़र। ऑप्शन बी, नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फाइनेंशियल ट्रांसफ़र। ऑप्शन सी, नेट इलेक्ट्रॉनिक फंड्स ट्रांसफ़र। ऑप्शन डी, नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफ़र। तो पूछ रहा है कि भारतीय बैंकिंग लेन देन के संबंध में एनईएफटी का क्या अर्थ है? तो इसका अर्थ है नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफ़र। क्या होता है? नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफ़र। ऑप्शन डी सही है। 5 का डी सही। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन, अर्थव्यवस्था में मुद्रा की आपूर्ति को बढ़ाने के लिए ऑप्शन ए, बैंक दर तथा नकद आरक्षित अनुपात को बढ़ाया जाना चाहिए। ऑप्शन बी, बैंक दर को बढ़ाना चाहिए तथा नकद आरक्षित अनुपात को कम करना चाहिए। ऑप्शन सी, बैंक दर को कम करना चाहिए तथा
नकद आरक्षित अनुपात को बढ़ाना चाहिए, या ऑप्शन डी बैंक दर तथा नकद आरक्षित अनुपात दोनों को ही कम करना चाहिए। तो इसका सही आंसर ऑप्शन डी बैंक दर तथा नकद आरक्षित अनुपात दोनों को ही कम करना चाहिए। ऑप्शन डी सही है, 6 का डी सही। अगला क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन है सोशल मीडिया फेसबुक द्वारा जारी क्रिप्टो करेंसी का क्या नाम है? सिब्रा, कैलिब्रा, लिब्रा या फिर वसिब्रा। तो सोशल मीडिया फेसबुक द्वारा जो क्रिप्टो करेंसी जारी की गई थी तो उसका नाम पूछ रहा है, तो उसका नाम है लिब्रा। क्या नाम है? लिब्रा। ऑप्शन सी सही है, 7 का सी सही है। अगला क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन है डेल क्रेडिट कमीशन की गणना निम्न पर की जाती है। डेल क्रेडिट कमीशन की गणना किस पर की जाती है, यानी निम्न पर की जाती है पूछ रहा है। तो नगद बिक्री पर, उधार बिक्री पर, कुल बिक्री पर। ऑप्शन डी या तो ए या फिर बी। बताइए कि इसमें डेल क्रेडिट कमीशन की गणना किस पर की जाती है। तो यह गणना या तो ए नगद बिक्री पर की जाती है या फिर उधार बिक्री पर की जाती है। इन दोनों में से एक सही है, तो ऑप्शन डी सही है, 8 का डी सही है। अगला क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन है शाखा के संबंध में जिसमें से सत्य है। ऑप्शन ए एक शाखा एक अलग कानून इकाई नहीं है। ऑप्शन बी यह बस एक व्यवसाय का एक खंड है। ऑप्शन सी एक शाखा स्पष्ट रूप से पहचान योग्य के लाभ केंद्र है। ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। तो शाखा के संबंध में पूछ रहा है कि इनमें से कौन सा कथन सत्य है। ऑप्शन ए एक शाखा एक अलग कानूनी इकाई नहीं है, बिल्कुल सही है। ऑप्शन बी यह बस एक व्यवसाय का एक खंड है, ये भी सही है। ऑप्शन सी एक शाखा स्पष्ट रूप से पहचान योग के लाभ केंद्र हैं, ये भी सही है। तो इसलिए इसका सही आंसर ऑप्शन डी उपरोक्त सभी, 9 का डी सही है। अगला क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन है किस पद्धति को अपनाया जाता है जहां शाखा द्वारा आमतौर पर सामान एक निश्चित मूल्य पर बेचा जाता है? मूल्य सूची पर, लागत मूल्य पर, चालान मूल्य पर या फिर इनमें से कोई नहीं है। तो कह रहा है कि किस पद्धति में अपनाया जाता है कि जहां शाखा द्वारा आमतौर पर सामान एक निश्चित मूल्य पर बेचा जाता है, तो वो मूल्य बताना है कि कौन सा मूल्य है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन सी चालान मूल्य पर बेचा जाता है, 10 का सी सही है। अगला क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन है कौन सी प्रणाली आमतौर पर लागू होती है अगर शाखा के कामकाज पर अधिक नियंत्रण रखने के लिए प्रधान कार्यालय की इच्छा हो? देनदार प्रणाली, स्टॉक और देनदार प्रणाली, थोक प्रणाली या फिर अंतिम खाता प्रणाली। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी स्टॉक और देनदार प्रणाली आमतौर पर लागू होती है अगर शाखा के कामकाज पर अधिक नियंत्रण रखने के लिए प्रधान कार्यालय की इच्छा हो। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी 11 का बी सही है। अगला क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन है लागत मूल्य दृष्टिकोण के तहत निम्नलिखित में से कौन सा लागत में दर्ज नहीं किया गया है? ऑप्शन ए ओपनिंग स्टॉक, ऑप्शन बी शाखा में स्टॉक का ओपनिंग बैलेंस, ऑप्शन सी माल शाखा द्वारा प्रधान कार्यालय में लौट आया, ऑप्शन सी स्टॉक का नुकसान। तो लागत मूल्य दृष्टिकोण के तहत शाखा में स्टॉक का ओपनिंग बैलेंस ओपनिंग स्टॉक दर्ज नहीं किया जाता है। किसे नहीं दर्ज किया जाता है? ओपनिंग स्टॉक को दर्ज नहीं किया जाता है। ऑप्शन ए सही है, 12 का ए सही है। अगला क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन है स्वतंत्र शाखा की क्या विशेषताएं हो सकती हैं? ऑप्शन ए शाखा खाते के अलग अलग पुस्तकें रखती हैं, यह खाता प्रकृति में व्यक्तिगत है। ऑप्शन बी शाखा अपना ट्रायल बैलेंस और ट्रेडिंग और लाभ हानि खाता तैयार करती है, या ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। तो स्वतंत्र शाखा की विशेषताएं पूछ रहा है, तो इसकी विशेषता
ऑप्शन ए शाखा खाते की अलग अलग पुस्तकें रखती है, बिल्कुल सही है। बी यह खाता प्रकृति में व्यक्तिगत है, ये भी सही है। ऑप्शन सी शाखा अपना ट्रायल बैलेंस और ट्रेडिंग और लाभांश खाता तैयार करते हैं, ये भी सही है। इसलिए इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, 13 का डी सही है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन है डिपेंडेंट ब्रांच के हिसाब का तरीका क्या नहीं है? देनदार प्रणाली, स्टॉक और देनदार प्रणाली, पूरी बिक्री शाखा प्रणाली, या इनमें से कोई भी नहीं। तो डिपेंडेंट ब्रांच के हिसाब से इसमें पूछ रहा है कि कौन सा तरीका इसका नहीं है। तो ना तो ए है देनदार प्रणाली, ये भी नहीं है। स्टॉक और देनदार प्रणाली, ये भी नहीं है। पूरी बिक्री शाखा प्रणाली, ये भी नहीं है। तो इसलिए इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, 14 का डी सही है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन है आयकर अधिनियम 1961 के प्रावधानों के अनुसार मद वेतन के तहत आय से संबंधित निम्नलिखित में से कौन सा प्राप्त भत्ता पूरी तरह से छूट प्राप्त है? मनोरंजन भत्ता, महंगाई भत्ता, एक न्यायाधीश द्वारा प्राप्त प्रतिपूरक भत्ता, या ओवरटाइम भत्ता। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, एक न्यायाधीश द्वारा प्राप्त प्रतिपूरक भत्ता। 15 का सी सही है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन है आयकर अधिनियम 1961 के प्रावधानों के अनुसार इनमें से कौन सा वेतन मद के अंतर्गत कर योग्य नहीं है? ऑप्शन ए सांसद और विधायकों के वेतन आय, ऑप्शन बी सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों का वेतन, ऑप्शन सी उच्च न्यायालय के न्यायाधीश का वेतन, ऑप्शन डी राज्य के मुख्यमंत्री को प्राप्त वेतन और भत्ते। तो आयकर अधिनियम 1961 के प्रावधानों के अनुसार पूछ रहा है कि इनमें से किसका वेतन मद के अंतर्गत नहीं आता है? तो सांसद और विधायकों के वेतन की आय कर योग्य के अंतर्गत नहीं आती है। ऑप्शन ए सही है, 16 का ए सही है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन मूल्यह्रास के मामले में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? ऑप्शन ए मूल्यह्रास अचल परिसंपत्ति की लागत के आवंटन की प्रक्रिया है, ऑप्शन बी भूमि एक मूल्यह्रास योग्य परिसंपत्ति है, ऑप्शन सी एक वित्तीय वर्ष में हानि के मामले में मूल्यह्रास प्रदान नहीं किया जा सकता, ऑप्शन डी मूल्यह्रास अन्य सामान्य व्ययों की तरह एक नगद व्यय है। तो मूल्यह्रास के मामले में पूछ रहा है कि कौन सा कथन सही है? तो इसका कथन है ऑप्शन ए सही है, मूल्यह्रास अचल परिसंपत्ति की लागत की आवंटन की प्रक्रिया है। ऑप्शन ए सही है, 17 का ए सही है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन है इनमें से किस भविष्य निधि में प्रत्येक वर्ष कर्मचारियों के योगदान के संबंध में धारा 80C के अंतर्गत कटौती की अनुमति नहीं है? ऑप्शन ए मान्यता रहित भविष्य निधि, ऑप्शन बी सामान्य भविष्य निधि, ऑप्शन सी वैधानिक भविष्य निधि, ऑप्शन डी मान्यता प्राप्त भविष्य निधि। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए मान्यता प्राप्त भविष्य निधि। ऑप्शन ए सही है, 18 का ए सही है। भविष्य निधि में प्रत्येक कर्मचारियों के योगदान के संबंध में धारा 80C के अंतर्गत कटौती की अनुमति नहीं है। मान्यता रहित भविष्य निधि में कटौती की अनुमति नहीं है। ऑप्शन ए सही है, 18 का। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन है एक गैर लाभकारी संगठन की अंतिम खातों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा निष्कर्ष सही है? ऑप्शन ए भगवती जागरण के लिए एकत्रित सदस्यता की राशि को सामाजिक क्लब की आय माना जाता है, ऑप्शन बी प्राप्ति और भुगतान खाते में मात्र राजस्व प्रकृति की प्राप्तियों और भुगतानों को अभिलिखित किया जाता है, ऑप्शन सी प्राप्ति और भुगतान खाता सभी पूंजीगत प्राप्तियों और भुगतानों का सारांश होता है, या फिर ऑप्शन डी प्राप्ति और भुगतान खाते में कुल आय और व्यय खाता रेखांकित
किया जाता है। तो इसमें पूछ रहा है कि एक गैर लाभकारी संगठन की अंतिम खातों के संदर्भ में सही निष्कर्ष बताना है। तो ऑप्शन ए सही है, भगवती जागरण के लिए एकत्रित सदस्यता की राशि को सामाजिक क्लब की आय माना जाता है। ऑप्शन ए सही है, 19 का ए सही है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन है, यदि लेन देन को बहियों में पूरी तरह छोड़ दिया जाता है तो इसे क्या कहते हैं? यदि लेन देन को बहियों में पूरी तरह छोड़ दिया जाता है तो इसे क्या कहते हैं? कमीशन की त्रुटि, सिद्धांत की त्रुटि, अभिलेखन की त्रुटि या फिर चूक की त्रुटि। तो इसको हम कहेंगे चूक की त्रुटि। ऑप्शन डी सही है। यदि लेन देन में किसी तरीके से बहियों में पूरी तरह से एंट्री छूट जाती है तो उसे हम चूक की त्रुटि कहते हैं। ऑप्शन डी सही है। अब आ जाते हैं यूपी जीके और जीएस। इसमें टोटल क्वेश्चन आपके करंट अफेयर्स के जितने भी यूपी करंट अफेयर्स हैं उन क्वेश्चनों को इसमें डाला गया है। तो हो सकता है लास्ट में एक करंट अफेयर्स के क्वेश्चन 3 या 4 आपको मिल जाए एग्ज़ाम में। तो चलिए इनको भी कर लेते हैं। क्वेश्चन 21, उत्तर प्रदेश के किस जिले में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने दिवाली समारोह की पूर्व संध्या पर वनवासियों के बीच त्यौहार मनाया? गोरखपुर, अयोध्या, अमेठी या फिर गाजीपुर में? तो उन्होंने गोरखपुर में त्यौहार मनाया। गोरखपुर में वनवासियों के बीच त्यौहार मनाया। ऑप्शन ए सही है, 21 का ए सही है। अगला क्वेश्चन, कौन सा मोबाइल ऐप अयोध्या में दीपोत्सव समारोह की सुविधा प्रदान कर रहा है? हैप्पी अयोध्या दिवाली ऐप, होली अयोध्या दिवाली ऐप या फिर जाली अयोध्या ऐप? तो पूछ रहा है कि कौन सा मोबाइल ऐप है जो अयोध्या में दीपावली महोत्सव सुविधा प्रदान कर रहा है। वह अयोध्या ऐप है होली अयोध्या ऐप। ऑप्शन बी सही है, 22 का बी सही है। अगला क्वेश्चन, सिफी जैक्सन को उत्तर प्रदेश में डेटा सेंटर के लिए किस स्थान पर जमीन मिलेगी? ग्रेटर नोएडा, नोएडा, गाजियाबाद या फिर मेरठ? तो सिफी जैक्सन को उत्तर प्रदेश में डेटा सेंटर के लिए पूछ रहा है कि किस स्थान पर उनको ज़मीन मिलेगी। तो नोएडा में ज़मीन मिलेगी। ऑप्शन बी सही है, 23 का बी सही है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 24। क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश में गाय की जनगणना कराई जा रही है। अंतिम गाय जनगणना किस वर्ष हुई थी? 2017 में, 2019 में, 2020 में या फिर 2021 में? तो उत्तर प्रदेश में जो गाय की जनगणना हो रही है, पूछ रहा है कि अंतिम वर्ष गाय की जनगणना कब हुई थी? तो यह जनगणना आपकी 2019 में हुई थी। कब हुई थी? 2019 में। ऑप्शन बी सही है, 24 का। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 25। क्वेश्चन मवेशियों की नस्ल सुधार के लिए किस देश ने उत्तर प्रदेश की आनंदा डेयरी के साथ समझौता किया है? दक्षिण कोरिया, रूस, ब्राज़ील या फिर स्पेन? तो मवेशियों की नस्ल की सुधार के लिए एक देश है जिसने आनंदा डेयरी के साथ समझौता किया है। तो वह देश आपका ब्राज़ील है, ब्राज़ील। ऑप्शन सी सही है, 25 का। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 26। क्वेश्चन है, किसान सम्मान दिवस किसकी जयंती पर मनाया जाता है? अटल बिहारी वाजपेयी, चौधरी चरण सिंह, मोरारजी देसाई, इंदिरा गांधी? तो किसान सम्मान दिवस आपकी चौधरी चरण सिंह की जयंती पर मनाया जाता है। ऑप्शन बी सही है, 26 का बी सही है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 27। क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश का कौन सा शहर एविएशन हब बनेगा? उत्तर प्रदेश का कौन सा शहर एविएशन हब बनेगा? तो वह शहर नोएडा, मेरठ, गाजियाबाद या फिर लखनऊ? कौन सा शहर है? तो वह शहर नोएडा शहर है जो उत्तर प्रदेश का नोएडा शहर एविएशन हब बन रहा है। ऑप्शन ए सही है, 27 का ए। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 28।
क्वेश्चन है, स्वनिधि से समृद्ध योजना के तहत 8 केंद्रीय योजनाओं का प्रभावी ढंग से लाभ पहुंचाने में भारत का कौन सा राज्य शीर्ष पर है? मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश, उत्तर प्रदेश या फिर अरुणाचल प्रदेश? तो वह शहर उत्तर प्रदेश है। कौन सा शहर? उत्तर प्रदेश। ऑप्शन सी सही है, 28 का सी सही है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 29, उत्तर प्रदेश में कितने छात्रों को निपुण मूल्यांकन परीक्षा में A+ अंक मिला? 11 लाख, 21 लाख, 31 लाख या फिर 41 लाख? तो उत्तर प्रदेश में 31 लाख छात्रों को निपुण मूल्यांकन परीक्षा में A+ अंक मिला है। ऑप्शन सी सही है, 29 का सी सही है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 30, क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस IIM ने डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम तकनीकी विश्वविद्यालय के साथ सीखने और नवाचार को बढ़ावा देने के लिए समझौता किया है? IIM अहमदाबाद, IIM कोलकाता, IIM इंदौर, लखनऊ? तो कहो वो विश्वविद्यालय कौन सा है पूछ रहा है। तो वो विश्वविद्यालय IIM इंदौर का है। ऑप्शन सी सही है, 30 का सी सही है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 31, क्वेश्चन, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने किस स्थान पर दक्षिण पश्चिम एशिया के सबसे बड़े पेय संयंत्र का उद्घाटन किया है? कानपुर, अमेठी, लखनऊ या झांसी? तो वह शहर अमेठी शहर है। कौन सा शहर? अमेठी। ऑप्शन बी सही है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 32, क्वेश्चन है, एशियन पैरा गेम्स के कारण खबरों में नजर आए नीरज यादव किस राज्य से हैं? मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, कर्नाटक या फिर महाराष्ट्र? तो एशियन पैरा गेम्स में जो नीरज यादव हैं वो उत्तर प्रदेश के हैं। कहाँ के? उत्तर प्रदेश के। ऑप्शन बी सही है, 32 का बी सही है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 33, क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित में से किस जिले ने अक्टूबर 2023 में देश की सबसे बड़ी कन्या पूजा का आयोजन करके इतिहास रचा? गोंडा, अयोध्या, सुल्तानपुर या फिर गोरखपुर? तो उत्तर प्रदेश का वो कौन सा जिला है जिसने अक्टूबर 2023 में देश की सबसे बड़ी कन्या पूजा का आयोजन करके इतिहास रचा? तो वह गोंडा जिला है। कौन सा जिला? गोंडा। ऑप्शन ए सही है, 33 का ए सही। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 34, क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस राज्य सरकार ने CM ग्रिड योजना को लागू करने के लिए यूरिडा की स्थापना की? मध्य प्रदेश, उड़ीसा, उत्तर प्रदेश या फिर राजस्थान? तो वह राज्य आपका उत्तर प्रदेश है। कौन सा राज्य? उत्तर प्रदेश। ऑप्शन सी सही है, 34 का सी। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 35, क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ किस स्थान पर पहला मिशन शक्ति कैफ़े खोलेंगे? लखनऊ में, मेरठ में, आगरा में या फिर गोंडा में? तो पहला मिशन शक्ति कैफ़े आपका गोंडा में खुलेगा। कहाँ पे? गोंडा में। ऑप्शन डी सही है, 35 का डी सही है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 36, क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश में किस स्थान पर पशु चिकित्सा विज्ञान महाविद्यालय का निर्माण प्रारंभ होगा? लखनऊ में, आगरा में, गोरखपुर में या फिर मेरठ में? तो उत्तर प्रदेश के पूछ रहा है कि किस स्थान पर पशु चिकित्सा विज्ञान महाविद्यालय का निर्माण प्रारंभ होगा? तो वह शहर है गोरखपुर। कहाँ पे? गोरखपुर। ऑप्शन सी सही है, 36 का सी सही है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 37, क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री मोदी उत्तर प्रदेश के किस स्थान पर भारत की पहली क्षेत्रीय रेल रैपिड एक्स का उद्घाटन करेंगे? अयोध्या में, लखनऊ में, साहिबाबाद में या फिर नोएडा में? तो प्रधानमंत्री मोदी उत्तर प्रदेश के साहिबाबाद में भारतीय रेलवे रैपिड एक्स का उद्घाटन करेंगे। ऑप्शन सी सही है, 37 का सी सही है।
अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 38। क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश में नवा वैश्विक साहित्य महोत्सव 2023 कहाँ आयोजित किया गया? नोएडा में, लखनऊ में, गाजियाबाद में या फिर मेरठ में? तो उत्तर प्रदेश में नवा वैश्विक साहित्य महोत्सव 2023 आपका गाजियाबाद में आयोजित किया जाएगा। कहाँ पे? सॉरी, नोएडा में आयोजित किया जाएगा। कहाँ पे? नोएडा में। ऑप्शन ए सही है, 38 का ए सही है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 39। क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश में मी वाई के सचिव ने फ्यूचर स्किल प्राइम प्रोजेक्ट के तहत रोबोटिक प्रोसेस ऑटोमेशन लैब का उद्घाटन कहाँ किया? लखनऊ में, कानपुर में, आगरा में या गोरखपुर में? तो उन्होंने गोरखपुर में इसका उद्घाटन किया है। ऑप्शन डी सही है, 39 का डी सही है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 40। अक्टूबर 2023 में रिटेलर कौशल विकास कार्यक्रम शुरू करने के लिए किस संगठन ने स्किल इंडिया के साथ साझेदारी की? सैमसंग, एप्पल, नाइक या फिर कोका कोला इंडिया ने? तो कोका कोला इंडिया ने स्किल इंडिया के साथ साझेदारी की है। ऑप्शन डी सही है, 40 का डी सही है। अब आपके 10 क्वेश्चन ये कंप्यूटर के हैं जो एग्ज़ाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट, इनको भी देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 41। आपके ब्लैक लिस्ट पर प्रेषकों के ईमेल हमेशा किस फोल्डर में जाते हैं? ट्रैश में, ड्राफ्ट में, इनबॉक्स में या फिर स्पैम में? तो ब्लैक लिस्ट पर प्रेषकों के ईमेल हमेशा स्पैम में जाते हैं। किसमें? स्पैम फोल्डर में। ऑप्शन डी सही है, 41 का डी। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 42। क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा लाइनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम की मान्य विशेषता नहीं है? मल्टी प्रोग्रामिंग, रियल टाइम, मल्टी यूज़र या फिर मल्टी टास्किंग? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, रियल टाइम। 42 का बी सही है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 43। क्वेश्चन है, एमएस एक्सेल में एक सेल रेफरेंस जो कॉपी किए जाने पर नहीं बदलता, एक कैसा रेफरेंस कहलाता है? पूर्ण, भौतिक, तार्किक या फिर सापेक्ष? तो ये आपका पूर्ण यानी एब्सोल्यूट रेफरेंस कहलाता है। ऑप्शन ए सही है, 43 का ए सही है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 44। क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा इंटरनेट सेवा रिमोट नेटवर्क से फाइल ट्रांसफ़र करती है? एफटीपी, टेलनेट, एसएमटीपी या फिर पीओपी? तो वो आपकी एफटीपी है। कौन सी? एफटीपी जो है इंटरनेट सेवा रिमोट नेटवर्क से फाइल ट्रांसफ़र करती हैं। ऑप्शन ए सही है, 44 का ए सही है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 45। क्वेश्चन है, एमएस पावर पॉइंट में होम टैब पर जाने के लिए कीबोर्ड शॉर्टकट क्या है? Ctrl+H, Alt+M, Ctrl+M या फिर Alt+H? तो एमएस पावर पॉइंट में होम टैब पर जाने के लिए कौन सी शॉर्टकट की का इस्तेमाल किया जाता है? तो Alt+H का इस्तेमाल किया जाता है। ऑप्शन डी सही है, 45 का डी सही है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 46। एमएस एक्सेल में एक्सेल से रेफरेंस को किस करेक्टर का उपयोग करके एब्सोल्यूट बनाया जा सकता है? एम्परसेंड, डॉलर, एस्टरिस्क या परसेंटेज, परसेंट का? तो डॉलर का इस्तेमाल किया जाता है। ऑप्शन बी सही है। किस करेक्टर का? डॉलर करेक्टर का उपयोग करके एब्सोल्यूट बनाया जा सकता है। ऑप्शन बी सही है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 47। क्वेश्चन है, बायोस एक प्रकार का सिस्टम सॉफ्टवेयर है जो मदरबोर्ड पर स्थित किस में स्टोर होता है? डी रैम में, एस रैम में, कैश मेमोरी में या फिर रोम में, रीड ओनली मेमोरी में? तो ये आपका रोम रीड ओनली मेमोरी में स्टोर किया जाता है। ऑप्शन डी सही है, 47 का डी। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 48। क्वेश्चन है, एमएस एक्सेल वर्कशीट में एक्टिव सेल में वर्तमान टाइम डालने के लिए Ctrl+Shift की और उसके बाद क्या दबाएं?
डॉलर, अंडरस्कोर, हाइफन या फिर कोलन। तो कंट्रोल प्लस शिफ्ट के बाद आप कॉलन दबाएं। क्या दबाएं? कॉलन। वर्तमान टाइम डालने के लिए कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस कॉलन का इस्तेमाल करें। ऑप्शन डी सही है, 48 का डी सही है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 49। क्वेश्चन है विंडोज़ 7 के कितने एडिशन हैं? 8, 5, 7 या फिर 6। तो विंडोज़ 7 के 6 एडिशन हैं। कितने? 6। ऑप्शन डी सही है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 50 और आज का लास्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन है, एक LAN लाइन पर विचार करें जिसमें सभी कंप्यूटर एक सेंट्रल स्विच से जुड़े हों। इस लाइन की नेटवर्क टोपोलॉजी क्या है? मेश, स्टार, रिंग या फिर बस। तो इस लाइन की नेटवर्क टोपोलॉजी आपकी स्टार है। क्या है? स्टार है। ऑप्शन बी सही है। तो दोस्तों ये आपके 50 क्वेश्चन हो गए हैं जो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। तो वीडियो को एक बार फिर से रिवाइज कर लेना जिससे आपको एक एक चीज़ क्लियर हो जाए, क्वेश्चन रट जाए। तो ये आपका लास्ट दिन था और ये लास्ट दिन का ये लास्ट क्वेश्चन। तो कल आपका एग्ज़ाम है। तो मेरी तरफ से सभी लोगों को हार्दिक शुभकामनाएं। आपका एग्ज़ाम अच्छे से अच्छा जाए और अच्छे से अच्छे नंबर लेकर आएँ जिससे आपका सिलेक्शन हो जाए। तो मेरी तरफ से आपके लिए बेस्ट ऑफ लक। तो अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। तो सभी लोगों को धन्यवाद। बेस्ट ऑफ लक एग्ज़ाम के लिए।